मुझे उम्मीद थी आप अपने बेटे की शहादत पर तो कम से कम इतनी कम तालियां नहीं बजाएंगे। आप अपनी कसौटियों पर खरा उतरेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। दुर्भाग्य इस देश का यह है, एक तो मुझे सुनने से पहले थोड़ा सा समझ लीजिएगा, वरना बाद में बड़ा कष्ट होगा कि ये बोल क्या रहा है। मैं राजस्थान की उस मिट्टी से आता हूं जहां अकबर के सेनापति ठाकुर मानसिंह रहे हैं, क्या बात, और राणा प्रताप के सेनापति हाकिम खान सूरी पठान रहे हैं। मेरा मानना स्पष्ट है कि देशभक्ति किसी एक कौम की बपौती नहीं है और देशद्रोहिता किसी दूसरी कौम के माथे पर लिखा नहीं जा सकता है। यदि ऐसा होता तो आज अंजुम रहबर इस मंच पर नहीं होते और विनीत चौहान इनके साथ से यहीं पर इनके छोटे भाई की तरह ना बैठा होता। मुझे याद नहीं है कि किसी ईद पर मैंने उन्हें बधाई न दी और किसी रक्षाबंधन पर उनका आशीर्वाद का फोन मेरे पास न आया हो। यदि ये महफिल ऐसी है तो ये कहा जा सकता है कि जिस दिन मंदिर की घंटी से सुर मिल गया अजान का, रूप बदल जाएगा उस दिन अपने हिंदुस्तान का। ये तहजीब इस देश में चाहिए, लेकिन दुर्भाग्य इस देश का यह है कि हमने आतंकवादियों को भी मजहब की तराजू में तोलना शुरू कर दिया और देशभक्ति को भी हमने सांप्रदायिकता की उपाधियां देना शुरू कर दिया। विक्की भैया, मैं एक बात कह रहा हूं और मुझे नहीं पता कि इसके बाद कितने लोग मेरे साथ होंगे। मेरे से रवि भैया कह रहे थे कि बहुत छोटी जगहों पर आना पसंद नहीं करता विनीत चौहान, लिफाफे बड़े हो गए हैं। आज ऐसा क्या है कि तुम यहां इतनी छोटी जगह पर चले आए हो? मेरा अंतर समझ लेना, मैं अपना बात का शुरू कर रहा हूं। मैं अग्रिम आभार व्यक्त कर देता हूं कलेक्टर साहब और एसपी साहब का, जो अंजुम जी और मुझे स्नेह देने के लिए अभी तक बैठे हुए हैं। हमारे सब कर्मियों को भी उन्होंने स्नेह से सुना है, मैं आपका अग्रिम आभार व्यक्त कर रहा हूं। चले जाइएगा दिल्ली बंबई कलकत्ता की सड़कों पर, मेरा वाक्य शुरू होता है अब। चले जाइए दिल्ली बंबई कलकत्ता की सड़कों पर, सुबह 4 बजे 5 बजे आपको सफेद कुत्तों की चैन पकड़कर घूमती लड़कियां दिखाई देंगी। और चले जाइए बघेलखंड के इन आसपास के इन इलाकों में, रामपुर के आसपास की सड़कों पर सुबह 5 बजे सेना के लिए कसरत करते हुए जवान आपको रेस करते हुए दिखाई देंगे। ये धरती रण में दुश्मन का कोई एहसान नहीं रखती। मुझे ध्यान है मैं किन महत्वपूर्ण लोगों के सामने खड़ा हूं, तो मेरी भाषा क्या होनी चाहिए, मेरे पृष्ठ में कौन लोग खड़े हैं, तो मेरा संवाद क्या दृष्टिकोण क्या होना चाहिए। ये धरती रण में दुश्मन का कोई एहसान नहीं रखती। कहीं शंकर सिंह हो आकाश में तो आपकी तालियां उसके मस्तक का अभिषेक करें, मैं उम्मीद करूंगा। ये धरती रण में दुश्मन का कोई एहसान नहीं रखती, जुगनू की जोड़ी झुक जाए ऐसे दिन मान नहीं रखती। कंजूसी कर ले आप कविता पर तालियों पर। तालियां कैसे बजाई जाती है 5 मिनट बाद मैं आपको बता दूंगा, बस थोड़ा सा स्तमन सुन ले इस मिट्टी का। ये धरती रण में दुश्मन का कोई एहसान नहीं रखती, जुगनू की जोड़ी झुक जाए ऐसे दिन मान नहीं रखती। और सीमा पर दुश्मन की जाकर जो मां का दूध लजा आए, भारत में ऐसी कोई भी कायर संतान नहीं रखती। भारत में ऐसी कोई भी कायर संतान नहीं रखती। भारत में ऐसी कोई भी कायर संतान नहीं रखती। हम प्राण हथेली पर लेकर दिल में एहसास लिए बैठे। अंजुम दीदी बिल्कुल ताजा बुक तक देखिएगा आप, विलोमोक्ति अलंकार का मैंने से प्रयोग किया है। हम प्राण हथेली पर लेकर दिल में एहसास लिए बैठे, दुश्मन के स्वागत की खातिर कुछ तोहफे खास लिए बैठे। अगली लाइन में कविता जैसा कुछ हो ना भी समझ में आए, मैं बोल रहा हूं उसमें शुद्ध कविता है, लेकिन अच्छा लगेगा मुझे, आप लोग एक एक श्रोता दाद दे देगा। तो हम प्राण हथेली पर लेकर दिल में एहसास लिए बैठे, दुश्मन के स्वागत की खातिर कुछ तोहफे खास लिए बैठे। बढ़ चले मृत्यु के परवाने, जीने की है परवाह किसे, जीवन जीने की खातिर हम मृत्यु की प्यास लिए बैठे। जीवन जीने की खातिर हम मृत्यु की प्यास लिए बैठे। जीवन जीने की खातिर हम मृत्यु की प्यास लिए बैठे। अभी मैं बंबई था सर, अच्छे संस्कारों से आप चले, चौथी पीढ़ी तक आप आ गए अपने बुजुर्गों को याद करते हुए। मुनव्वर राणा का एक शेर है, बड़ा पॉपुलर है, नए कमरे में चीजें पुरानी कौन रखता है, परिंदों के लिए कुंडों में पानी कौन रखता है, वो तो यही हैं जो संभाले हैं गिरती दीवारों को, वरना सलीके से बुजुर्गों की निशानी कौन रखता है। आप अपनी वंशावली को याद कर रहे हैं, बड़ी बात है। लोग तो अपनों को याद नहीं कर रहे थे, पराये को क्या याद करेंगे। रामपाल भैया, मैं बॉम्बे में था अभी चौपाटी पर, मैं जो घटना बोल रहा हूं आपको सुनते हुए शर्म आएगी, विनीत चौहान को बोलते हुए शर्म आ रही है। मैं कहां से शुरू हो रहा हूं कि महत्वपूर्ण लोगों के सामने
सर मैं बंबई में जब पढ़ रहा था चौपाटी पर कविता, तो मुझे अचानक सूचना मिली कि सन 92 के आतंकी हमले, बंबई के सबसे बड़े आतंकी, या मेरी बात को ध्यान से सुनना, मैं आपकी नींद ना भगा दूं तो मेरा नाम विनीत चौहान नहीं। सन 92 के सबसे बड़े आतंकी हमले के जिम्मेदार याकूब मेमन की कब्र को मजार में तब्दील करके संगमरमर लगा के उस पर लाइटिंग की जा चुकी है। ये दुर्भाग्य है इस देश का। मैं चुप रहा वहां तक, मुझे अच्छा लगता काश ये लाइटिंग उन शहीदों के घरों पर कर दी जाती जिनके सिंदूर इस देश पर नौछावर हो चुके थे। बात यहां रुकी नहीं है सर, बात उससे आगे शुरू होगी। राजनीति कहां पहुंच गई वोटों के लिए। एनसीपी का एक बड़ा नेता बयान दे रहा था, ये तो अच्छा हुआ एक देशभक्त को हमने आतंकी कहने की गलती आज सुधार ली, वरना हम क्या ऊपर वाले को मुंह दिखाते। मैं जानबूझकर उस नेता का नाम नहीं ले रहा हूं, वरना उसका कद बड़ा हो जाएगा, मेरी कविता का कद छोटा हो जाएगा। बस 2 लाइन सुनिएगा, मुझे आपकी तालियां नहीं, इस बार चिंगारियां चाहिए। वो सो रहा हो बंबई में यदि अपने कमरे में, तो आपकी तालियां थप्पड़ की तरह उसके तकिए पर पहुंचनी चाहिए। मैं शुरू हो रहा हूं कि सांप जब तक आस्तीनों के न मारे जाएंगे, मुझे आपकी हथेली में चिंगारी चाहिए। इस बार मैं शुरू हो चुका हूं। सांप जब तक आस्तीनों के न मारे जाएंगे, हौसला कितना भी हो हम जंग हारे जाएंगे, और दुश्मनों के संग तो हम फिर करेंगे फैसले। पहले घर के जाहिलों के साथ उतारे जाएंगे, पहले घर के जाहिलों के साथ उतारे जाएंगे, पहले घर के जाहिलों के साथ उतारे जाएंगे। एक ही पेट दर्द है कि कश्मीर वैसा का वैसा है, 370 हट गई तो लोगों के पेट में दर्द है। कहीं कोई किसी की अधिष्ठित प्रभु का मंदिर बनता है तो लोगों के पेट में दर्द होता है। क्या हो गया कश्मीर में? सब कुछ तो वैसा है। यहां तक कहा लोगों ने 370 धारा यदि हटा दी तो माननीय महबूबा जी कह रही थी तिरंगा उठाने वाला नहीं बचेगा। माफ करना सर, यदि मैं इस देश का उस दिन प्रधानमंत्री होता तो उन्हें उसी समय फांसी पर लटकाने का ऐलान कर चुका होता कि तुम तिरंगे के खिलाफ बयान दे रही हो। क्या कहा कि मुझे मजा नहीं आ रहा, अभी मैं इस स्टेडियम को गूंजता देखना चाहता हूं। क्या कहा तिरंगा घाटी में अब और नहीं लहराएगा। जरा याद करो, फिर तबियत से याद करना विनीत चौहान को। राजस्थान यूनिवर्सिटी का एक गोल्ड मेडल मेरे हिस्से में आता है। मुझे 100 में से 100 अंक लेने की आदत है। या तो 100% हूटिंग होगी या 100% तालियां उठेंगी। मैं अपना शुरू कर रहा हूं पाठ। क्या कहा तिरंगा घाटी में अब और नहीं लहराएगा। क्या कहा कि जनगण मन घाटी में नहीं कोई दोहराएगा। जब तक एक भी बेटा जिंदा अपने हिंदुस्तान का, हमारा तिरंगा कश्मीर में सदियों तक लहराएगा। हमारा तिरंगा कश्मीर में सदियों तक लहराएगा। हमारा तिरंगा कश्मीर में सदियों तक लहराएगा। लो हमने दुम सीधी कर दी, कुछ हुआ नहीं। मैं बता रहा हूं, उसका भाष्य कर रहा हूं। राजनीति के बड़े लोग बैठे हैं, आप लोगों से पूछते कि आप लोगों ने किया क्या है कश्मीर में। विक्की भैया एक लाइन सौंप रहा हूं, आपको काम आएगी। कुछ देशभक्ति के मंत्र वहां जाकर हमने बांचे तो हैं। मैं आपको कलेजे पर हाथ रखकर सौगंध देता हूं, क्या पहली बार कश्मीर में आपने गल झील के एक एक शिकारे पर तिरंगा लहरता हुआ नहीं देख लिया था इस बार 15 अगस्त पर? क्या एक छोटी तब्दीली थी वहां पर? जिस लाल चौक पर जाने के लिए कमांडो दस्तों की जरूरत पड़ती थी, यदि वहां की पूरी मीनार को तिरंगे की लाइटों से लहरा दिया गया है तो इस प्रयास का स्वागत किया जाना चाहिए था इस देश में। तब विनीत चौहान ने कहा कुछ देशभक्ति के मंत्र वहां जाकर हमने बांचे तो हैं। अब कहां किस कविता के कॉर्नर में बैठे हैं लोग, मुझे बता दीजिएगा। कुछ देशभक्ति के मंत्र वहां जाकर हमने बांचे तो हैं। हम देशद्रोह के विषधर के फन पर चढ़कर नाचे तो हैं। जरा कविता वाले लोग खामोश मत रह जाना, मैं कविता पढ़ रहा हूं। कुछ देशभक्ति के मंत्र वहां जाकर हमने बांचे तो हैं। हम देशद्रोह के विषधर के फन पर चढ़कर नाचे तो हैं। आतंकवाद के अंधड़ को आगे बढ़ ललकारा तो है। धीमा ही सही तमाचा पर उसके मुंह पर मारा तो है। धीमा ही, जरा हर कौन से बात उठे। लो हमने दुम सीधी कर दी इन आतंकी आकाओं की, जो उछल रहे थे आड़ लिए इन अलगावी नेताओं की। मैं 2 कैमरों की रिकॉर्डिंग के सामने अपना बयान दे रहा हूं। कश्मीर के सबसे बड़े अलगाववादी नेता यासीन मलिक को पूर्व प्रधानमंत्री के ऑफिस में चाय के प्याले के साथ वायरल वीडियो मैंने देखी। आपने भी वो चित्र देखे होंगे कि पीएम आवास में कोई अलगाववादी नेता चाय की चुस्कियां लेगा और अगली बात पर आपकी ताली उठे यदि ठीक हुआ हो तो। उसी यासीन मलिक को कॉलर पकड़ के लात मार के तिहाड़ जेल में बंद कर रखा इस समय हमने। तो परिवर्तन तो हो गया। लो हमने दुम सीधी कर दी इन आतंकी आखाओं की, जो उछल रहे थे आड़ लिए इन अलगावी नेताओं की। जिन लोगों ने संविधान रद्दी अखबार बना डाला, कश्मीर को पत्थरबाजी का बाजार बना डाला, उनकी अकड़ ठिकाने ला दी। मैं बोल तो
रहा हूं, कितने लोग समझेंगे। उनकी अकड़ ठिकाने ला दी, उनकी ही टकराई ने सबकी ऐसी तैसी कर दी, इकले मोटा भाई ने। शुक्रिया। उनकी ऐसी तैसी कर दी इकले मोटा भाई ने। ये तो छोटा सा ट्रेलर है। मैं पहली स्पिन बॉलिंग कर रहा हूं, कितने लोग संभालेंगे। ये तो छोटा सा ट्रेलर है, अब आगे को तैयार रहो। 100 हूर तुम्हारी जन्नत में कर लेंगी सब सत्कार कहो। 100 हूर तुम्हारी जन्नत में कर लेंगी सब सत्कार कहो। मेरे बारे में कई बार ये कहा जाता है कि विनीत चौहान वो कवि है जिसने लाल किले से इतनी बार कविताएं पढ़ी हैं। मोदी जी के सामने मैंने 14-15 बार कविता, मेरी पहली किताब का विमोचन मोदी जी ने किया, और शायद इस मंच का मैं इकलौता कवि हूं जिसने श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के साथ भी लाल किले से काव्य पाठ किया है। लेकिन विक्की भैया, मैं किसी जुनून में नहीं रहता कि ये राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं मेरे कंधों पर बैठेंगी। मेरे पास एक ही गुमान है अभी तक जिंदगी में जीने के लिए। मैंने उसी टाइगर हिल में, करगिल में, उसी टाइगर हिल के नीचे भी कविताएं पढ़ी हैं जहां हमारे 532 बेटों ने खून से वंदे मातरम पहाड़ियों पर लिख दिया। मैं वहां भी गया हूं। बस कष्ट हुआ तो एक ही हुआ, जब हम कश्मीर से लौटे, लेह एयरपोर्ट से कलेक्टर साहब जैसे ही मैं दिल्ली एयरपोर्ट पे उतरा, एक वीडियो मेरे मोबाइल पर वायरल था। वहां के 14-14 साल के लड़के हमारे पुलिस के जवानों के, हमारे सेना के जवानों के गालों पे थप्पड़ मार रहे हैं। मैं फिर कह रहा हूं, मैं 2 वीडियो रिकॉर्डिंग के सामने अपना बयान दर्ज कर रहा हूं। कोई गलत हो मुझे हाथ खड़ा करके टोक सकता है कि झूठ बात है। किस कश्मीर के बारे में हम इतने सालों से चिंतित थे और लोगों के पेट में दर्द है, 370 धारा क्यों हटा दी? हमारे जवानों के गालों पर थप्पड़ पड़ रहे हैं, उनके हेलमेट पैरों में पड़े हैं, वो संगीने टांगे अपने कंधों पर, वो नियत्ते नहीं है। मैंने दिल्ली से पूछा हो क्या रहा है? अरे ये कहना ये तो इनके धैर्य की परीक्षा है। मैंने कहा माफ करना साहब, ये कोई धैर्य की परीक्षा नहीं है। ये 70 साल में राजनीति ने जो कायरता के बीच कश्मीर में बो दिए थे, वो हमारी सेना गालों पर तमाचे के रूप में झेल करके उत्तर दे पा रही है, और कुछ भी नहीं है। ये बड़े कवि हरिओम पवार जी, मैंने उनको फोन किया, कहने विनीत 2 लाइन लिखी है इस गुस्से पर, आपको लगे ये लाइन तो हम कहना चाहते थे जो पवार जी ने कह दी है, तो जरा उनकी नींद में खलल डाल दीजिएगा। मेरठ वो सो रहे हो, विनीत चौहान ने याद कर रहा है, किसका खून नहीं खौलेगा पढ़ सुनकर अखबारों में। सतना वालों खामोश मत रह जाना, मैं आपका गुस्सा पढ़ रहा हूं। किसका खून नहीं खौलेगा पढ़ सुनकर अखबारों में। शेरों की गर्दन कटवा दी कुत्तों के दरबारों में। शेरों की गर्दन कटवा दी कुत्तों के दरबारों में। शेरों की गर्दन कटवा दी कुत्तों। तब विनीत चौहान ने लिखा, पूरी घाटी तो दहल रही थी आतंकी अंगारों से, कश्मीर में आग लगी थी पाकिस्तानी नारों से, चांद सितारे वाले झंडे घाटी में लहराते थे और हमारे शीश शर्म से रोज रोज झुक जाते थे। लोग कहते हैं 370 धारा हटाने से पहले जनमत संग्रह कर लेते। माननीय फर्जीवाल जी, हमारी बहनों की कनपट्टी पर गोलियां मारते समय आतंकवादियों ने संविधान की धाराएं नहीं पूछी थी। मुझे नहीं पता आप में से कितने लोगों ने कश्मीर फाइल देखी है। मैं 3 साल तक 3 दिन तक उस फिल्म को देखने के बाद सोया नहीं, मैं रोता रहा 3 रात तक। क्या किसी महिला के साथ ये भी हो सकता है? दुष्कर्म होना इस देश में शर्म का विषय हो चुका है। आपने कभी सुना किसी महिला के साथ दुष्कर्म हुआ हो, उसके बाद आरे से उसे जिंदा चीर दिया गया हो? ये बात हमसे कश्मीर में 20 साल छिपाई गई, बताई तो उस पर प्रवचन दे रहे हैं आदरणीय विधानसभा में, जनमत संग्रह कर लेते। मैं एक वाक्य फिर बोल रहा हूं, हो सके तो कल अखबार में छापिएगा। संविधान की धारा, मैं धीरे बोलूंगा, अच्छा लगे तो तालियों की मोहर लगाना। संविधान की धाराएं खरगोशों के लिए होती हैं, भेड़ियों के लिए किसी संविधान की धारा की जरूरत नहीं होनी चाहिए इस देश में। जिंदाबाद। पूरी घाटी तो, मैं जनमत संग्रह कर रहा हूं पिछले 2 साल से, आपके यहां भी जनमत संग्रह मांगने आया हूं कि क्या 370 धारा हटना ठीक था? तो मुझे बताइएगा। पूरी घाटी तो दहल रही थी आतंकी अंगारों से, कश्मीर में आग लगी थी पाकिस्तानी नारों से, चांद सितारे वाले झंडे घाटी में लहराते थे और हमारे शीश शर्म से रोज रोज झुक जाते थे। इन सारी घटनाओं का, मुझे आपका साथ चाहिए, इन सारी घटनाओं का बस निपटारा मजबूरी था और 370 धारा हटना बहुत जरूरी था। और भारत माता की, भारत माता की। अच्छे स्कूलों में पढ़े होंगे, सरकारियों में, मेरी टिप्पणी को ध्यान से सुनना, अच्छे स्कूलों में पढ़े होंगे, सरकारी स्कूलों में भारत माता की जय सीख गए हो। दिल्ली की किसी एक विशेष यूनिवर्सिटी में पढ़ चुके होते तो भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह के नारे सीख चुके होते। यह इस देश का दुर्भाग्य है।
तो जितनी बड़ी जगह बैठा है वो उतना ही बड़ा देशद्रोही भी निकल गया इस देश के अंदर। भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह घर घर से अफजल निकलेगा। मुझे आपकी तालियां कमजोर लग रही है लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूं। घर घर से अफजल निकलेगा, घर घर से अफजल निकलेगा। निकम्मो, यदि घर घर से अफजल निकलेगा तो क्या घर घर से भगत सिंह पैदा नहीं हो जाएंगे इस देश में? जिसके गायन से माता की परतंत्र बेड़ियां टूट गई, भारत माता की जय नहीं गाएंगे? जिसके गायन से माता की परतंत्र बेड़ियां टूट गई, जिसकी स्वरलहरी सुनने को स्वर्ग सीढ़ियां छूट गई। कुछ मक्कारों को वही गीत तिल भर भी रास नहीं आया। गद्दारों को लगता शायद माता का दूध नहीं भाया, गद्दारों को लगता शायद माता का दूध नहीं भाया। जो गीत सदा आजादी की दुल्हन की जय जयकार रहा, जो फांसी पर चढ़ते चढ़ते वीरों की रणहुंकार रहा, तुम उसी गीत को गा न सके, सचमुच कितने हठभागी हो। माता की छाती चीर गए तुम कुल कलंक कुल दागी हो, माता की छाती चीर गए तुम कुल कलंक कुल दागी हो। जो चले गए यह देश छोड़, उनसे न शिकायत कभी हमें। मैं पूरे होशो हवास के साथ इस कविता को पढ़ रहा हूं। हमारे बहुत से राष्ट्रवादी लोग कहते हैं हम पाकिस्तान से भारत माता की जय गवा देंगे। मूर्खतापूर्ण बात है ये। 47 का विभाजन मजहब की दीवार पर खड़ा था सर। जिन लोगों को मजहब प्यारा था वो पाकिस्तान चले गए थे। हमें कोई हक नहीं हम उनसे कहें कि तुम भारत माता की जय बोलो, लेकिन जो इस मुल्क में रह गए थे उन्होंने तो ये बात तय कर ली थी कि हम संविधान की धाराओं के बीच में हिंदुस्तान को बड़ा मानेंगे, मजहब को दूसरे नंबर पर मानेंगे। आज इनके स्वर क्यों बदलते हैं हैदराबाद में, ये मेरे गुस्से का कारण है। दो पंक्ति विक्की भाई आप सुन लीजिएगा। जो लोग कहते हैं कि हम गाएंगे नहीं, तो विनीत चौहान पूरे आक्रोश में बोल रहा है, जो चले गए यह देश छोड़। मैं दो पंक्ति में विनीत होता हूं और अगली पंक्ति में मेरा चौहानी तेवर राजीव भैया बाहर आ रहा है, जरा संभालिएगा। जो चले गए यह देश छोड़, उनसे न शिकायत कभी हमें, पर तुमने इसको वतन कहा इसलिए मोहब्बत अभी हमें। मैं विनीत हो रहा हूं इसलिए मोहब्बत अभी हमें, वरना इस घटना पर तुमको, मैं देख लूंगा कहां कहां देशभक्त बैठे हैं इस बार, वरना इस घटना पर तुमको हम बांट छांट भी सकते थे। जो भारत की जय गा न सकी वो जीभ काट भी सकते थे, जो भारत की जय गा न सकी वो जीभ काट भी सकते थे। अच्छा होता तुम बन हमीद, अच्छा होता तुम बन हमीद, माता का कद झुका देते, इस राष्ट्रदेव के चरणों में तुम अपने शीश चढ़ा देते। हम भी चाहते हैं मरे अगर धरती की गोदी यही मिले, 100 बार स्वर्ग छिन जाए मगर माता की गोदी यही मिले। 100 बार स्वर्ग छिन जाए मगर माता की गोदी यही मिले। 100 बार विश्वास रखो इस बार सभी ये नीर खीर हो जाएगा। मैं बहुत लंबे अंतराल के बाद आया हूं आपके सतना शहर में, मुझे नहीं पता मैं अगली बार कब आऊंगा, लेकिन एक सपना मेरी आंखों में तैर रहा है। अगली बार जब मैं विक्की भैया को देखूं और उस बार वो विधायक नहीं किसी मंत्री के रूप में यहां बैठे हों, तो तब मैं ये लाइन उनके सामने पढ़ सकूं जब उनका अभिनंदन समारोह हो। मैं और कहते हैं कि कभी कभी सरस्वती पुत्रों की वाणी पर सरस्वती विराज जाती है। मैं उम्मीद करता हूं वागेश्वरी में इस वाक्य की लाज रखना, विश्वास रखो। मेरा सपना आपका सपना हो तो जरा पूरी हिम्मत से आपकी तालियां उठें। विश्वास रखो इस बार सभी ये नीर खीर हो जाएगा। सिंधु तट के सब आर पार ये कश्मीर हो जाएगा, सिंधु तट के सब आर पार ये कश्मीर हो जाएगा।